हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, यानी ब्रिटिश शासन जब आई थी तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पहले क्या थी और उसके बाद क्या थी, उससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यह वीडियो 16 है जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे, और 1 से 15 तक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें आपको प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास, इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के भी, आधुनिक भारत के इतिहास की भी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो उसे अगर आप नहीं देखे तो उसे भी ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? यह देखिए बीपीएससी टीआरई यानी जुलाई 2024 का प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। सबसे बड़ा जो रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या बढ़ा, तो आयात का बढ़ावा देकर भारतीय औद्योगिक विकास में बाधा डाली। यह सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में पहली रेलवे 1853 ईस्वी में बॉम्बे और ठाणे के बीच में चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्या हुआ कि भारत में जो क्या होती है कि हस्तकरघा उद्योग था, हस्तकुटीर उद्योग था ना, छोटा छोटा, तो उस सब उद्योग को बंद कर दिया रेलवे। किस प्रकार से बंद किया कि मान लीजिए किसी एरिया में था कि कपड़ा बनने का काम हो रहा था, तो वहाँ पे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, वहाँ से सामान आता था और बम्बे में आ गया। वहाँ से ट्रेन के माध्यम से दूर दराज इलाकों में भी ब्रिटिश माल को पहुँचाया जाने लगा, तैयार माल को पहुँचाया जाने लगा। तो क्या हुआ कि रेलवे के कारण से भारत में आयात को बढ़ावा दिया गया और औद्योगिक विकास में बाधा पड़ा। चलिए दूसरा देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। स्थायी बंदोबस्त जो था वो एक भूमि जो है ना, टैक्स वाला, और वो था। चलिए देखते हैं। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त चिर स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, गाजीरदारी, मालगुजारी या विश्वेदारी आदि अन्य भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी प्रश्न स्थायी बंदोबस्त ना देके मालगुजारी बंदोबस्त दे सकता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के लिए एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया। जिसे भूमि की लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग अपनी इस सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। ठीक है, तो ये हो गया स्थायी बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, तो कब शुरुआत होता है? तो 1793 में किसके द्वारा? कर्नवालिस था। तो ये कर्नवालिस ने इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? देखिए वही प्रश्न आ गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मद्रास। रैयतवाड़ी सबसे पहले मद्रास हुआ था। रैयतवाड़ी के बारे में भी देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु की 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी। कहाँ पे लागू की गई थी? तो 12 महल में। 1792, हालांकि 1792 में देखिएगा, 1793 में तो स्थायी बंदोबस्त भी, लेकिन प्रायोगिक तौर पर तमिलनाडु में रैयतवाड़ी 1792 में 1 साल पहले स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था, मतलब प्रायोगिक तौर पर। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी प्रथा से है। 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर बनने पर इसे पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। मुनरो के शिष्य एलिफिंस्टन ने इसे बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया। ठीक, संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर लगभग 51% क्षेत्र, जिसमें मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग जो है, वहाँ पे यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयत को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा यह प्रत्यक्ष रूप से सीधे व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 ईस्वी में
1835 ईस्वी के बाद जी वी गेट और H.C. गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किया गया। तो सुधार भी किया गया था। तीन प्रकार के जो है ना, तीन प्रकार के भू राजस्व प्रणाली की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, ये स्थायी बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है। और दूसरा क्या था, ये रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी, ठीक है। और तीसरा महालवाड़ी, महालवाड़ी। ये आगे प्रश्न में मिल सकता है। स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि स्थायी में किसान जो था ना, किसान जमींदार को टैक्स देगा, जमींदार को टैक्स देगा, और जमींदार अंग्रेजों को देता था, ठीक। रैयतवाड़ी में किसान सीधे अंग्रेज को टैक्स देगा, और महालवाड़ी में किसान गांव के मुखिया को देगा, मुखिया कहिए या फिर प्रमुख रहे जो गांव का मेन आदमी था, और ये अंग्रेजों को देता था, ठीक। तो इस प्रकार से ये तीनों था। स्थायी बंदोबस्त जो था लगभग 19% भारतीय भूभाग प्रति 51% यह था, और बच गया 51-19, लगभग 70 हो ही गया। तो 30% के भाग पे यह महालवाड़ी था, ठीक। तो ये मेन पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और किस वर्ष शुरुआत किया गया था, इसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू किया गया था, और 1820 में, हालांकि यहाँ पे देखिए 1792 भी दिया हुआ, तो 1820 ही मान के चलेंगे। और यह 1834-35 में इसको शुरू किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम में महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। देखिए कर्नल रीड और मुनरो ये दोनों का संबंध किससे? रैयतवाड़ी, रस से रैयत, रस से रीड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत आता है। अभी इसके बारे में हम लोग देखें। किसान क्या होता था? स्वयं भूमि का मालिक होता था और डायरेक्ट टैक्स देता था। किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली को शुरुआत की? बंगाल में महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महालवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है। तब विकल्प सी सत्य है। बीपीएससी ने भी अपनी प्रारंभिक और संशोधित उत्तर में विकल्प सी को ही सत्य माना है। तो प्रश्न था कि बंगाल प्रेसिडेंसी में महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? हॉल्ट मैकेंजी ने शुरुआत किया था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? वेथी के नाम से जाना जाता था। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, सीडीपीओ में पूछा गया था 2018 में। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी के नाम से जाना जाता था, ठीक। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी, अतः एक प्रकार के अवैतनिक जबरन श्रम होता था। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। क्या समाहित थे? तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, यह भी समाहित किया गया था। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ये भी शामिल था। रेलवे की ग्रांटेड ब्याज, ये भी सही था। तीनों ऐसे खर्चे में समाहित थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सही। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारतीयों की आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियां तथा रेलवे निवेशकों के ग्रांटेड ब्याज, ये सभी समाहित थे। यहाँ विकल्प में त्रुटिवश भारत में खरीदे गए सैन्य और भंडार लिखा गया है। इसके स्थान पर इंग्लैंड में खरीदे गए भारत को आपूर्ति के लिए सैन्य एवं सामग्रियां ज़्यादा सही है। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो लिखा गया भारतीय सरकार के खर्चे, यानी ब्रिटेन में खरीदा गया था, ठीक है, जैसा कि उल्लेख विपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने भी किया है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1900 में शुरू किया गया था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम।
पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफ़ी हद तक नियंत्रित हो गया। ईयर याद रखेंगे, पंजाब भूमि हस्तांतरण 1900 में, और 1900 में तो जानते हैं कर्जन का मतलब भारत का वायसराय था। चलिए लास्ट प्रश्न इसका देखते हैं। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1918 में प्रारंभ की गई थी भारत में पहली सूती मिल, कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया। ठीक, अब आते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पीटी के उद्देश्य से, मेंस के उद्देश्य से, दोनों तरह से देख सकते हैं। तो पीटी में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो मेंस में भी आपको अच्छा से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग को निश्चित किया। इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस की ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों का विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग से उसका धर्म भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस था। इनफील्ड राइफल पहले क्या था? ब्राउन बेस राइफल चल रहा था। दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होती है? मेरठ से प्रारंभ होती है। हालांकि जो मतलब तत्कालिक कारण जो था तो ये तो देख ही लिए थे, लेकिन मेरठ से प्रारंभ होती है। डेट भी आप याद रखेंगे, मेरठ में 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए 24 अप्रैल 1857 को घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। कर्नल करमाइकेल स्मिथ ने चर्बी लगे कारतूस भारतीय सैनिकों को देने का आदेश दिया, जिससे मुंह से खोलना पड़ता था। अतः इसे नाराज तीसरी बंगाल नेटिव कैवेलरी यानी तीसरी रेजिमेंट लाइट कैवेलरी के 90 में से 85 सैनिकों ने इस कारतूस के खिलाफ बगावत कर दी। 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में इस बागी सैनिकों को कोर्ट मार्शल किया गया। इस कृत्य के क्रूर में सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहला संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति के भूगोल फीका। तो डेट याद रखेंगे, डेट 24 अप्रैल नहीं है, एक्चुअली डेट क्या है तो 10 मई 1857 यह है। क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो यह मेरठ से होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनने का कारण नहीं था? नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट हम उत्तर पे जाते हैं। अधिकारियों की अक्षमता, बाकी सब देखिएगा ना, तो ये सब कारण था। क्या ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों का प्रयास किया जा रहा था? 1833 में जानते ही हैं। 1813 में से क्या हुआ था कि मतलब पादरियों का आगमन शुरू हो गया था। उसके बाद से देखिए जहाज पे यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश भारतीय धर्म के अनुसार जो है कहा जाता था कि समुद्र की यात्रा मना है, तो जबरदस्ती सिपाहियों का आदेश दिया जा रहा था। तो इस कारण से भी मन में थोड़ा विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी। भत्ते की रोकथाम भी कर दिया गया था, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता, अंग्रेज अधिकारी जो थे अक्षम नहीं थे, वो सक्षम थे। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश तथा डाक आदि, भत्ते की रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनने के कारण बने। इसकी परिणति 1857 की क्रांति के पूर्ण रूप में भी हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया। तो कारण दूसरा था। ठीक है, अक्षम नहीं थे, दुर्व्यवहार करते थे लेकिन अक्षम नहीं थे। चलिए
पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम मतलब हजरत महल था उनका नाम। और देखिए बेगम ऑफ अवध, अवध क्या था? अवध लखनऊ वाले ही हिस्सा को अवध कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, पहले भी कहा जाता है। तो लखनऊ यानी अवध में विद्रोह 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया था। हम लोग को पता होगा कि 1856 में ना लॉर्ड डलहौजी कुशासन मतलब शासन नहीं चलाने के आरोप लगा के, कुशासन का आरोप लगा के वहाँ का जो नवाब वाजिद अली शाह थे उसको मतलब पद से हटा देता है। और उन्हीं की रानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। फिर आगे चल के उन्होंने विरोध किया था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सही उत्तर देखते हैं कि इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, नाना साहब किए थे, बेगम हजरत महल किए थे, मौलवी अहमदुल्ला किए थे, बेगम जीनत महल ये भी ये भी की थी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 1857 में हुआ। ठीक, यहाँ इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब किए थे। कानपुर में नाना साहब किए थे। फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल की भूमिका 1857 के विद्रोह में संदेहात्मक थी। ठीक है, मतलब श्योर नहीं था। ब्रिटिश स्रोतों के अनुसार वह विद्रोहियों की सहयोगी नावों को अंग्रेजों के साथ समझौता करने वाली तथा विद्रोह को कमजोर करने वाली कड़ी थी। हालांकि कुछ स्रोतों में यह कहा गया कि जीनत महल ने 1857 के विद्रोह में योग के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए, लेकिन इस कथन की पुष्टि किसी विश्वत स्रोत में से नहीं माना जाता है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्प में सबसे उचित विकल्प ई होगा। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ बेगम जीनत महल, ये कौन थी? तो मुगल बादशाह जो थे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनकी पत्नी थी। ठीक, और इनके जो रोल था ना 1857 में, उसमें काफ़ी डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोगों ने देख भी लिया। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? नहीं पूछा गया, ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर की दीवान वेलुथम्पी, इस सभी लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। उपयुक्त विकल्प में से हैदराबाद के निज़ाम ने कभी भी कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। विजयनगर के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1808-9 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। चलिए अब देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन बी ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद के जो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः मद्रास प्रेसिडेंसी के चिन्नापट्टनम के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। तो सबसे कहा जाता है सबसे बड़ा जो अंग्रेजी सत्ता के विद्रोही थे, तो उनका नाम क्या था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद वाले। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उसी समय थे गालिब थे, मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। और मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, ये क्या थे? दोनों शायर भी थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर के भी बहुत अच्छी शायरी है, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, और गालिब के तो क्या ही कहने। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है?
भगत सिंह ये तो मतलब 20वीं सदी में आए थे। तात्या टोपे का नाम जुड़ा हुआ 1857 के बीजी तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों का नाम नहीं दिया है, बस तात्या टोपे। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को हाँ, तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना धोधो पंत बाजीराव द्वितीय के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वितीय, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिश को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब का आधिपत्य को स्थापित किया, तब टाटिया स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। इन्हें सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। तो ये फांसी भी इनको दे दिया गया था अंग्रेज के द्वारा 1857 की हिंसा में मतलब क्रांति में भाग लेने के कारण से। 11 नंबर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? देखिए, पहले दिया हुआ खेतिहर मजदूर भाग लिए थे और साहूकार लोग भाग नहीं लिए थे, ध्यान रखेंगे। कृषक लोग भाग लिए थे, जमींदार लोग भाग नहीं लिए थे। सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। 1857 के विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश में यह भारतीय समाज के सभी अंगों एवं वर्गों को अपने लपेट में नहीं ले सका। सभी लोग नहीं शामिल हो पाए थे, हालांकि इसका विस्तार बहुत जल्दी फैल गया था। ठीक, यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी एवं पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल पाया। कहाँ? दक्षिण भारत में, पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेज शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के महाराजा, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासकों तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अन्य सरदार और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों को सक्रिय सहायता की। कुछ लोग अंग्रेजों की सहायता भी किए थे। ठीक है, इन लोगों का नाम मिल गया। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक अलग लहर में बहा ले जाता। तो यह कथन किसका है? कैनिंग का है। कथन भी पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तूफान की तरह मतलब भारतीय शासकों ने सामना किया था विद्रोह का। चलिए, व्यापारियों और शिक्षित वर्गों ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोगों ने विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत तालुकदारों, बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उन्हें जागीर वापस दी जाएगी, विद्रोह का किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। इनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के काम को पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो लोग सोचते थे ना कि अंग्रेज जो है पढ़े लिखे, अंग्रेज जो है बुद्धिजीवी लोग हैं और यूरोप से आए हुए हैं, तो वो लोग भारतीय जो गरीबी है, दुर्दशा है, उसको सुधार कर सकते हैं अपनी बुद्धि और विवेक से। तो इस कारण से उन्होंने 1857 के विद्रोह में साथ नहीं दिया था। चलिए, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, हजरत महल के। लखनऊ के विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध ने किया था। अपने अल्प आयस्क पुत्र बिजरिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैम्पबेल ने यहाँ पे विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ को पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई थी। तो नेपाल चली गई थी, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्रोह के बाद से कहाँ चली गई थी। और इनके जो मतलब
1857 के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनको कहाँ निर्वासित किया गया था? तो म्यांमार के रंगून में इनको निर्वासित कर दिया गया था। चलिए, और हजरत महल कहाँ चले गई थी? तो नेपाल चले गए थे। 1857 के विद्रोह का मुख्य किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। जैसे कि क्या होता था ना कि जब विद्रोह तो शुरुआत में तो धार्मिक लेके फैला था, बाद में सब लोग अपने अपने राज्य को बचाने के लिए कर रहे थे। उन लोगों के पास कोई एक प्रॉपर ठोस प्लान नहीं था कि करना क्या है। सब लोग चाह रहे थे कि अंग्रेज सत्ता से मुक्ति मिल जाए, बस मेरा राज्य सुरक्षित रहे। और केंद्रीय संगठन की कमी थी, कोई एक मतलब एक क्या लीडर नहीं बन पाया था, इस कारण से विद्रोह असफल माना जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेता में से कोई संगठन की भावना नहीं दिखी। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का यह आह्वान करना भी काफ़ी नहीं था कि विद्रोहियों ने वीरता दिखाई और सरकार ने का विनाश करने पर तुले हुए भी प्रस्तुत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास सुनियोजित और एकीकृत कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासकों के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं बचा था। किसी क्षेत्र विशेष में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता नहीं होता था कि उसके जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और भावी समाज एवं अर्थव्यवस्था के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। उनके पास कोई एक ठोस प्लान नहीं था करना क्या। अगर किसी राज्य में विद्रोही लोग जीत भी जाते थे, उन लोग की बढ़त भी मिल जाती थी, तो फिर भी वो सोचते थे अब सत्ता किसको दिया जाए, राजा को दिया जाए। राजा तो खुद ही अपने स्वार्थ के लिए जी रहे थे। तो इस कारण से इसको भी माना जाता है कि कोई एक केंद्रीय संगठन की भी कमी थी। 15वां प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह की असफलता में निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? उपयुक्त सभी कारण देखते हैं। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, यह तो इस पर कोई डाउट ही नहीं। अंग्रेज अपनी सैन्य श्रेष्ठता थे क्योंकि उनके पास बंदूक थी, आधुनिक हथियार थे। भारतीयों के पास क्या था? वो लोग शस्त्र लड़ रहे थे, तलवार से लड़ रहे थे, भाला से लड़ रहे थे, पारंपरिक हथियार से लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के पास हथियार था, सैन्य श्रेष्ठता थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम में विचारधारा नहीं थी। अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, यह भी सही है। और कुट दिया गया है, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कथन है क्या 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। इसका कारण भी देखते हैं। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक ने उनका साथ देने में कतरा गए। यह भी सही है, यानी कथन हमारा सही है और कारण उसको पुष्टि करता है। दोनों ए और आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यह उत्तर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो कथन दिया गया है उसको आर वैलिडेट करता है। चलिए, 1857 के विद्रोह का स्वरूप सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों यथा पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह को दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करके जाना होगा। ठीक। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी की घोषणा आती है। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद से भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। कंपनी अब खत्म हो जाती है और शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है। भारत के राज्य सचिव, अन्य नाम भारत सचिव, भारत मंत्री का पद तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय परिषद की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। पहले क्या था? गवर्नर जनरल बनाए जाते थे। अब वायसराय क्या था? यानी कि महारानी का प्रतिनिधित्व, क्राउन का प्रतिनिधित्व हो गए वायसराय।
चले, निम्नलिखित में से किस तिथि को महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा जारी हुई थी? ऑप्शन सी 1 नवंबर 1858 को, अभी हम लोगों ने देखा। चले, 1857 के विद्रोह के बाद से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया और गोरखा, सिख, पंजाब और उत्तरी प्रांत से ज़्यादा सिपाहियों का चयन किया गया था। चलिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन बंगाल, बिहार और अवध की उच्च जाति के हिंदुओं को हटाकर अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू नस्ल कहे जाने वाले लोग, विशेष रूप से डोंगरा, जाट, राजपूत, बलूचियों, गढ़वाड़ी, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इसे संदेह की दृष्टि से देखी। ब्रिटिश के विद्रोह के समय बंगाल की सेना 60% सैनिक अवध तथा उत्तर प्रदेश के थे। इस कारण से 1 नवंबर 1857 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया जाएगा, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। चलिए, 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। आउट्रम और टेलर ने क्या बोला था? यह एक षड्यंत्र है। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सिले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित तथा स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था, न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक स्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। अगर देखिए, एक जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो मोस्टली ये जो 1857 को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? आउट्रम और टेलर ने दिया था। और सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सैनिक विद्रोह कहने वाले जॉन सीले था। इसके अलावा और भी आते हैं लोग, उसको भी देख लेते हैं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 के विद्रोह को किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर कहे थे। 1857 को बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी बी.डी. सावरकर। यह प्रश्न देखिए 2 बार पूछा गया है। चलिए, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। बार बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, 17वीं बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद से भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ऑप्शन बी पील आयोग संबंधित है। पील आयोग का संबंध किससे? तो 1857 के बाद से 1857 की क्रांति के बाद से इसको लाया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज को नव संगठन करने के लिए पील आयोग ने कहा कि रेजिमेंटों में विभिन्न जाति समुदाय को मिश्रित रखने का सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की गई। भारतीय यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 के पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। तो भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटा के 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों का अनुपात से क्या था? तो 1:2 था, यानी कि बंगाल में जो यूरोपीय सैनिक 1 रहते थे और भारतीय सैनिक 2 रहते थे। इस अनुपात से आगे बढ़ा रखा गया था, जबकि मद्रास में यह अनुपात 1:3 था। चलिए, 1857 के घटना के प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा एस.एन. सेन कहे थे। 1857 की घटना का प्रारंभ जो है ना, धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, लेकिन अंत इसका स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। डॉक्टर एस.एन. सेन कहे थे। डॉक्टर एस.एन. सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। चलिए, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। नेताओं की सूची 1 और उनकी क्षेत्र सूची 2 के साथ सम्मिलित कर कोड का चयन करिए। सूची 1 में क्या दिया हुआ है? नाम दिया हुआ। सूची 2 में नेता दिया हुआ है। कुंवर सिंह कहाँ थे? तो जगदीशपुर के थे। 1 का 3 हो जाएगा। हजरत महल एक देखिए यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। हजरत महल यानी 1 का 3, 2 का हजरत महल लखनऊ, ठीक है। और खान बहादुर
बरेली के थे और मोहम्मद अहमदुल्ला या फैजाबाद के थे। तो हमारा मिलान यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के थे। तो 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। इस टाइप के प्रश्न मिलाने के लिए दिया जाता है। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पेटी के लिए भी, मेंस के लिए भी, तो इसे जरूर पढ़ के जाए आप। यहाँ पे तो देख ही लिए प्रश्न जो है लगातार बहुत सारे प्रश्न बनाए गए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।